गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का जो हमारा 5वां अध्याय चल रहा है वंशागति और विविधता का सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा करते थे। हमने मेंडलीव का नियम पढ़ लिया था। मेंडलीव का जो वंशानुगत नियम था, मटर के पौधे पर जो उसने प्रयोग किया था, उसका भी अध्ययन कर लिया था। आज हम जिन के बारे में समझेंगे, जिन किसे कहते हैं, जिनकी परिभाषा और जिनकी संरचना, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जिन क्या है? जिन वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संरचित होने वाले आनुवंशिक इकाई है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का स्थानांतरण होता है उसे जिन कहा है, जिसके कारण सेम गुणों का माता पिता के गुण मिलना, ठीक है, इसे जिन कहा जाता है। जिन कहलाते हैं। ग्रेगर मेंडल ने मनो ऑर्डर एवं डाइब्रेड क्रॉस की व्याख्या करने के लिए स्पष्ट किया था कि पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक कारकों के द्वारा संरक्षित होने यानी स्थानांतरित होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है जिन के कारण, ठीक है, होते हैं। मेंडल के इन कारकों को ही आज जिन माना जाता है। मेंडल ने जो नियम दिया था, जो कारक दिए थे, जो सिद्धांत दिए थे, जिनके कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है, उन कारकों को ही बाद में जिनका नाम दिया गया। जो मेंडल ने अपने मटर के पौधे में प्रयोग किया था और जिन कारकों को नाम दिया था, उन कारकों को ही जिन कहा गया, जिन माना जा सकता है। मेंडल ने को जिन कारकों की भौतिक व रासायनिक प्रकृति के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। मेंडल ने जब अपना प्रयोग दिया था उस बारे में उस समय मेंडल को ना तो जिनकी भौतिक ना रासायनिक क्रियाओं के बारे में या प्रतिक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाद में क्या होता है देखिए, सर्वप्रथम 1909 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉनसन ने जिन शब्द का प्रयोग किया था। जिन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था 1909 में इसका प्रयोग किया गया था। अनेक वैज्ञानिकों ने जिनकी प्रवृत्ति की व्याख्या की, लेकिन विभिन्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। डीब्रिज ने सुझाया, डीब्रिज ने बताया कि जीवों का कोई एक लक्षण किसी एक विशिष्ट जिन द्वारा नियंत्रण होता है। बेस्टन पुटेन ने बताया कि जीवों में प्रभावी लक्षण यानी डिटरमिनर द्वारा नियंत्रण होते हैं, लेकिन अप्रभावी लक्षणों के लिए कोई डिटरमिनर नहीं होता है। इस मत को उपस्थिति एवं अनुपस्थिति सिद्धांत नाम दिया गया। जब क्या हुआ, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। सबसे पहले जॉनसन ने दिया, जॉनसन ने जिन शब्द दिया। फिर डीब्रिज ने आया, उन्होंने अपना सुझाव दिया कि जीवों का कोई एक लक्षण, जो जीवों का कोई एक लक्षण होता है या गुण किसी एक विशिष्ट जिन द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कोई एक विशिष्ट जिन होता है उसके द्वारा वह लक्षण नियंत्रण होता है। फिर बाद में कौन, बेटसन और पुटेन दोनों आए, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया जीवों का में प्रभावित लक्षण, जिसे इन्होंने नाम दिया लक्षण को डिटरमिनर द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो लक्षण होते हैं वो डिटरमिनर द्वारा निर्धारित होते हैं या नियंत्रण होते हैं, लेकिन अप्रभावी लक्षणों के लिए कोई डिटरमिनर नहीं होता। अप्रभावी लक्षण जो प्रभाव नहीं डालते, ऐसे लक्षणों के लिए डिटरमिनर का कोई उपयोग नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है देखिए, इस मत को उपस्थिति व अनुपस्थिति सिद्धांत नाम दिया गया। इन मतों से असहमत मॉर्गन ने कणीय जिन सिद्धांत दिया और इन सारे मतों से मॉर्गन सहमत नहीं था। मॉर्गन ने अपना कणीय सिद्धांत की एक परिभाषा दी। उसमें मॉर्गन ने कहा कि जिन क्रोमोसोम में रेखीय क्रम में या माला में या मन को यानी मोती, जो मोती एक माला में पोए रहते हैं, तो माला के या मनकों में व्यवस्थित रहते हैं। अंडकोश किए शोधों में इस सिद्धांत को बल दिया गया। बाद में इस सिद्धांत को काफी हद तक इसे माना गया और आगे इसे प्रभाव में लाया। 1944 में एब्री ने यह प्रदर्शित कर दिखाया कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी हम जिसे डीएनए कहते हैं,
उसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल द्वारा ही आनुवांशिक सूचना या जीवाणुओं के से स्थानांतरण जीवाणुओं में संरचित प्रोटीन मुक्त डीएनए जीवाणुओं के किसी विभेद के विशिष्ट गुणों को स्थानांतरित करने में सक्षम होता है। जो जीवाणुओं के गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो प्रदर्शित करने के लिए यह प्रमुख होता है। जिनकी परिभाषा देखिए, जिन गुणसूत्रों की किसी निश्चित स्थान पर स्थित इकाई जो किसी विशिष्ट बाह्य लक्षणों के लिए उत्तरदायी होती है, जिन कहलाती है। यानी हम इसकी परिभाषा अपने शब्दों में कह सकते हैं, गुणसूत्र की वह छोटी सी इकाई जो बाहरी गुणों या लक्षणों को के लिए उत्तरदायी होती है, जो बाहरी गुण लक्षण यानी कद, काठी, रंग, रूप, व्यक्ति के बोलचाल की भाषा को जो व्यक्त करती है, वो आपके जिनको के लिए उत्तरदायी होती है, जिन कहलाती है। इसी को हम जिन कहते हैं। इसकी काय क्रिया की इकाई, ठीक है, को भी माना जाता है। इसकी कार्यकारी इकाई होती है, उसे भी माना है। जिनके उत्परिवर्तन या पृथक्करण की कोई इकाई भी नहीं मानी जाती है इसकी। जिनकी आधुनिक परिभाषा, फिर वर्तमान में जिनकी परिभाषा है अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी। पहला सिद्धांत आता है सेंट्रोन। सेंट्रोन है जिनका सबसे बड़ा अवयव, जो सेंट्रोन संश्लेषण दौरान एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करती है। सेंट्रोन क्या करता है? जब सबसे बड़ा अवयव होता है, जब इस प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो पॉलीपेप्टाइड को एक कोडेड करता है, अर्थात एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कोड करने के लिए डीएनए खंड सेंट्रोम कहलाता है। यानी पॉलीपेप्टाइड को एक श्रृंखला में कोड में व्यवस्थित करने के लिए इस खंड को हम सेंट्रोम कहते हैं। इसे सोमरफेल्ड ने सबसे पहले एक पॉलीपेप्टाइड कोड करने के लिए डीएनए खंड के लिए सेंट्रोम शब्द नाम दिया था। सबसे पहले सेंट्रोम शब्द जो नाम दिया था वो सैमुअल वेंजर ने दिया था। किसके लिए दिया? डीएनए के एक खंड को नाम देने के लिए इसे नाम दिया था सेंट्रोन। बाद में क्या होता है देखो, दूसरा है रिकॉन। सेंट्रोम जिनका वह भाग जो क्रॉसिंग ओवर या पुनर्योजन में भाग लेता है, इसे रेकन या रेकॉन कहलाते हैं। जिनके भीतर रेकॉन के बीच न्यूनतम दूरी होती है, और इसमें क्या होती है? रिकॉन के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, और पुनर्योजना एक रिकॉन के भीतर नहीं आती, यानी पुनः वह निर्माण करने की उसमें क्षमता नहीं होती। इस शब्द को नेफेनिया पुनर्योजन भी कहा जाता है की इकाई है। इसके बाद है म्यूटोन। म्यूटोन शब्द भी पहले प्रयोग में बेंजन ने किया था। म्यूकेन शब्द का उपयोग पहले बेंजन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इन्होंने क्या बताया, वास्तव में एक सेंट्रोम के अंदर ऐसे अनेक स्थान हो सकते हैं। सेंट्रोम की बात हो रही, उसके अंदर ऐसे बहुत से स्थान हो सकते हैं जो उत्परिवर्तन हो सकते हैं, यानी जो परिवर्तन हो सकते हैं अपनी जो उत्तर अवस्था से जो परिवर्तन होते हैं वो उत्परिवर्तन कहलाते हैं, अर्थात उत्परिवर्तन हो सकता है। बेंजर ने डीएनए के उस छोटे से खंड के लिए एक उत्परिवर्तन हो सकता है म्यूटेंट शब्द प्रयोग कर, यानी डीएनए का वह सबसे छोटा खंड जो उत्परिवर्तन हो सकता है उसे म्यूटोन नाम दिया था। यह स्पष्ट है कि एक सेंट्रोम के अंदर अनेक म्यूटोन हो सकते हैं। एक सेंट्रोम के अंदर अनेक म्यूटोन हो सकते हैं, और म्यूटेंट इन्हीं म्यूटोनों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाए। आनुवांशिक पदार्थ की वह लघुत्तम एवं एक न्यूक्लियोटाइड या उसका एक भाग ही इस परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। शब्द म्यूटेंट, ठीक है, उत्परिवर्तन की एक इकाई है। इस प्रकार जिनमें एक से अधिक सेंट्रोम हो सकते हैं। सेंट्रोम के पास कई रेकॉन हो सकते हैं और एक रेकॉन से म्यूटोन हो सकते हैं, यानी एक सेंट्रोम में कई म्यूटोन हो सकते हैं और कई म्यूटोनों में आपके अनेक इकाई हो सकती हैं। देखिए इसे एक चित्र द्वारा भी दर्शाया गया है। इनके विभिन्न भागों को देखिए, सेंट्रोन, ठीक है, जिनोन के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है, जिन्हें रिकॉन को देखो A B C D F अनेक भागों में दर्शाया। फिर म्यूटोन को दर्शाया गया,
म्यूटन के भी अपने अलग भाग होते हैं। म्यूटन जो एक विशेष भाग होता है। यदि जिनके लिए सेंट्रोम, म्यूटोम, एरिकोन जिस विभिन्न नामों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसी भी जो जिनके लिए सेंट्रोम, म्यूटोम, एरिकोन जिन नामों का प्रयोग किया जाता है, फिर भी यह आंशिक वैज्ञानिक द्वारा जिन शब्द का प्रयोग ही बहुत आयत किया जाता है और सबके लिए जिन शब्द का उपयोग ही बहुत आयत यानी व्यापक रूप से किया जाता है। जिनकी संरचना देखिए, जिनकी संरचना किस प्रकार होती है। देखिए जिनकी संरचना जैसा कि बताया जा चुका है कि जिन यानी जिन डीएनए का एक खंड होता है, जिन डीएनए का एक भाग, खंड, हिस्सा अपन कह सकते हैं। विशेष ही जिनकी संरचना के लिए छात्र अध्याय 6 में डीएनए की संरचना का अध्ययन करेंगे। जो 6 है उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जिनकी देखिए संरचना या परिकल्पना जो 6वें अध्याय में इसे डिटेल से हम पढ़ लेंगे। इसका जिन संकल्पन देखिए, जो सनसन बॉबरी ने 1902 में वंशानुगण सिद्धांत दिया। इन्होंने सिद्धांत में क्या कहा, जिन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, जो जिन होते हैं वो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, जिन जीवों में भौतिक रासायनिक क्रियाकला लक्षणों को निर्धारित करते हैं। यानी शरीर में जो भौतिक रासायनिक गुण निर्धारित होते हैं वो जिन पर डिपेंड करते हैं। जिन एक भौतिक इकाई पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। सभी जीवों में गुणसूत्रों की अपेक्षा जिन की संख्या अधिक होती है। गुणसूत्रों की अपेक्षा जिन अधिक पाए जाते हैं। मानव के जिनोम में लगभग 40,000 जिन हैं, जो मानव द्विगुण कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितने गुणसूत्र कितने बनाते हैं, 46 बनाते हैं। कितने, 40,000 जिन 46 गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। जिन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम या क्रम व्यवस्थित होता है उसे माला के रूप में व्यवस्थित कहा जाता है, दानों या मानकों में कहा जाता है। इसके बाद देखिए जिन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम ठीक है उपस्थित होता है, जिन से एक रूप में मिल सकता है, जिन विभिन्न रूपों में एलिल कहा जाता है। जब जिन विभिन्न रूपों में होता है उसे हम एलिल कहते हैं। वैसे जिनका एक रूप होता है उसे जिनी कहा जाता है, अनेक रूप में होता है तो उसे एलिल कहा जाता है। जिनके जो पॉलीपेप्टाइड संचरण में शब्द सूचना निहित रहती है, कुछ जिन दूसरे जिनों की अभिव्यक्ति का नियंत्रण करते हैं और कुछ दूसरों की अभिव्यक्ति भी नियंत्रण करते हैं। जी तो जिनों की संकल्पना हो गई है, जिन किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के गुण ठीक है पाए जाते हैं। इसके बाद जो इससे संबंधित जानकारी है या आगे का आपका चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और कोई भी समस्या विद्यालय में आके आप संपर्क कर सकते हैं।